वो यूसीडी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है कि मैं पहले बार आया था तो मेरा होश उड़ गया था कि ये कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है। बहुत ही एकेडमिकली रिगरस, बहुत ही रोबस्ट। सो अगर एकेडमिकली आपको एकेडमिक करियर परस्यू करना है तो आई वुड सजेस्ट डबलिन। मेरे 4 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने रिसर्च पेपर एक लिखा। मेरी प्रोफेसर बोली मुझे कि वसीम, व्हाट इज़ योर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। मैं बोला मैं ये शब्द ही पहली बार सुन रहा हूँ कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्टेजम। माय नेम इज़ दीपांशु और आज मैं एक और नया पॉडकास्ट लेके आया हूँ, खास करके उन लोगों के लिए जो हायर स्टडीज़ के लिए एब्रॉड जाना चाहते हैं। तो आज एक ऐसा स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसका नाम है इरस्मस मुंडू स्कॉलरशिप, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय यूरोपियन यूनियन। तो इस स्कॉलरशिप का स्पेशलिटी यह है कि सिंगल डिग्री के अंदर आपको मल्टीपल कंट्रीज़ का एक्सपोजर मिलता है। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर पूरे इन डेप्थ डिस्कस करने वाले कैसे आपने को डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करना है, कहाँ से करना है और आगे जाके यूनिवर्सिटीज में क्या एक्सपीरियंस है, वो सारा कुछ अपन इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ है मिस्टर वसीम अंसारी एंड ही इज एन ओरिजिन फ्रॉम नेपाल। तो पूरे वीडियो में एंड तक बने रहना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाले टाइम पे ऑक्टाजा में ऐसे और नया वीडियो ला सके और आपको ग्रोथ एंड सक्सेस में हेल्प कर सके। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑक्टाजम। तो आज हमारे साथ है मिस्टर वसीम। तो मिस्टर वसीम, प्लीज़ एक बार आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो अपने ऑडियंस को। Okay, first of all, thank you so much for having me, Divanshu. It's wonderful to see you. I mean, before introducing myself, I want to tell how I met him. This is a wonderful guy. I met him in Bangkok, I think in 2019, in an entrepreneurship event. राइट। He was such a lovely person, such like down to earth, humble. He would always be easy to talk to, and he kind of stayed with me. So we were connected as a friend, but उतना interaction नहीं हो पाती थी. But then he reached out to me because I just finished my master's in Europe. So I studied transition, innovation and sustainability environment, जो कि एक यूरोपियन यूनियन का फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है, जिसको इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप बोलते हैं। मैं उस स्कॉलरशिप में यहाँ पढ़ने आया। तो मेरा ईच सेमेस्टर, जो 4 सेमेस्टर्स का मास्टर होता है, वो हर सेमेस्टर नए कंट्रीज़ में थे। तो आई स्टार्टेड फर्स्ट इन पोर्चुगल लिस्बन, उसके बाद में मेरा सेकेंड सेमेस्टर आयरलैंड डबलिन में था। फिर थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं पोलैंड गया और फोर्थ सेमेस्टर मेरा ऑस्ट्रिया में था। तो ऐसे करके मेरा 4 सेमेस्टर का ये कोर्स था। एंड इट वाज इनक्रेडिबल एंड थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक मोर अबाउट दिस। ग्रेट ग्रेट। तो इन्होंने जैसे बोला, हमने बहुत ही कम टाइम के लिए वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि वो पूरा एक एक्टिविटी चल रहा था। पूरा होल डे हम लोग कुछ ना कुछ अपने प्रोजेक्ट में लगे रहते थे, है ना। देन तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में हमने जो इंट्रोडक्शन हुआ, तो उसी में हमने जो बातें की, तो मेरे को लग रहा था कि वसीम भाई को एक बार अपने पॉडकास्ट में ज़रूर लाना है। तो विल टॉक अबाउट दैट स्कॉलरशिप इन डिटेल, है ना। आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, राइट फ्रॉम योर स्कूलिंग, इसके बाद आपने जो ग्रेजुएशन, क्योंकि मास्टर्स के लिए आपने जो फील्ड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपका क्या रिलेवेंट, ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, उसके बारे में एक बार आप डिस्कस कर दीजिए। आई थिंक मेरा लाइफ एकदम ही टिपिकल मिडिल क्लास, जो हम लोग का नॉर्मल हाउस होल्ड का स्टोरी होता है ना, एवरी यंग स्टूडेंट का, वैसा ही है। आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज इन अ कंट्री साइड ऑफ नेपाल। मेरी स्कूलिंग, जो हम लोग के यहाँ 10th तक बोलते हैं, वो मैंने गांव से ही किया है। उसके बाद में मेरे पेरेंट्स ने बहुत जद्दोजहद करके मुझे कैपिटल भेजा पढ़ने के लिए, जो हम लोग +2 बोलते हैं, मैट्रिक्स के बाद में जो राइट। 10+2 बोलते हैं, वो पढ़ने के लिए। तो उन लोगों के पास ये परसेप्शन था कि अगर ये साइंस पढ़ेगा, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, देन ही विल बी एबल टू मेक अ गुड लिविंग आउट ऑफ हिज लाइफ। तो उन्होंने मुझे साइंस में दाखिला करा दिया। लेकिन वो 2 साल के कोर्स को मुझे पास करने में 3 साल लगा। मेरा ग्रेड इतना टेरिबल था कि मुझे बताने में भी शर्म आएगी। तो मेरे लिए वो +2 का जो एक्सपीरियंस था, इट वाज लाइक क्रेजी। मुझे लगा कि ये एजुकेशन, ये सब मेरे से नहीं होगा, इट्स नॉट फॉर मी। तो उसके बाद में मेरा +2 के बाद में मैंने 4 साल का स्टडी गैप ले लिया। मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था, लगा कि इट्स नॉट फॉर मी, क्योंकि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी। और ओके। एग्ज़ाम्स में अच्छे करने के लिए यू हैव टू बी एबल टू राइट राइट। एंड बिकॉज आई डिड नॉट हैड अ गुड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, तो इट वाज नॉट जस्ट कमिंग अलॉन्ग। तो 4 साल के गैप के बाद में आई कम बैक, तो मैं घर चला गया था फॉर 4 years।
मेरे छोटे से गांव में। तो 4 साल के बाद में जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, मेच्योर होते हो, तो यू रियलाइज़ कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू स्टडी, बट यू राइट। हैव टू स्टडी, राइट? तो आई मेड अ डिसीजन कि ओके, आई वांट गो टू द कैपिटल, आई वांट स्टडी अगेन। तो मैं सीधा नाइट जो बस होता है वो बस चढ़ के मैं चला गया सुबह। एंड व्हेन आई रीच्ड सुबह काठमांडू, जो कैपिटल है नेपाल का, हम्म। मैंने एक बोर्ड देखा कि 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर बीबीए स्टूडेंट। और मुझे पता नहीं था कि मैं बैचलर्स बिजनेस मैनेजमेंट में करूँगा या क्या। मुझे बस पढ़ना था कि कोई भी एडमिशन दे दो मुझे, लेकिन मुझे फ्री में पढ़ाना होगा तो मैं, क्योंकि मेरे पास पैसा है नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मैं एक कॉलेज में गया, देर आई टॉक टू देम, आई सेड लुक, आई डोंट हैव एनी मनी टू गिव यू, बट आई विल वर्क वेरी हार्ड, तो मुझे आप लोग एडमिशन दे दें। ही टुक माई इंटरव्यू, ही वॉज काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड। दो कंडीशंस रखे उन लोगों ने कि आप एग्ज़ाम में फेल नहीं हो सकते, और आपको रोज़ 4 घंटे यू हैव टू वर्क इन लाइब्रेरी, देन वी विल गिव यू स्कॉलरशिप। देन वहाँ से मेरी जर्नी स्टडी स्टार्ट हुई। मैं बहुत मेहनत करके पढ़ने लग गया बैचलर्स में, क्योंकि मुझे पास होना था। तो मैं हम्म। सिर्फ पास होने के लिए पढ़ता था, लेकिन लकीली मैं टॉपर होते चला गया हर सेमेस्टर में। तो कॉलेज से वो बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट किया मैंने। देन एक पॉइंट के बाद में यू रियलाइज़ कि द होल पॉइंट ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक यू अ ह्यूमन बीइंग विच कैन मेक इम्पैक्ट। तो मुझे लगा कि अगर मैं पढ़ाई कर ही रहा हूँ, तो आई शुड डू समथिंग दैट कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, मेरे कंट्री। तो मैं उसके बाद में थोड़ा सोशल इम्पैक्ट सेक्टर में थोड़ा वॉलंटियरिंग वगैरह ये सब करने लग गया। तो मैं एक सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कंपनी में अ, काम करने लग गया। उसके बाद में एक नॉन प्रॉफिट थी, जिसको ब्लाइंड रॉक्स जिसका नाम है, वहाँ पे मैं वॉलंटियर करने लग गया, वहाँ काम करने लग गया। तो थोड़ा सोशल इम्पैक्ट सेक्टर में, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया। तो मेरा बैचलर्स वहाँ से बीबीए कंप्लीट करके उसके बाद में ये 1 साल का जर्नी रहा जो मास्टर्स का अप्लाई करने के लिए। देन आई लेट यू नो मोर नेक्स्ट क्वेश्चंस में हाउ दैट स्टार्टेड। राइट। तो मतलब आपने बीबीए कौन से साल में किया? बीबीए कंप्लीट करने के बाद आप वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो बूट कैंप था उसमें गए थे क्या? नहीं, जब मैं आपसे मिला था, व्हेन आई मेट यू, हम्म। इट वाज ड्यूरिंग माय बीबीए। तो ओके, मैं ओके। कॉलेज में थोड़ा अच्छा किया, तो मेरे प्रोफेसर्स वगैरह जो थे वो बोले कि चलो ऐसा एक इवेंट आया है एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट। तो वो राइट, लोग राइट। मुझे ले गए थे कॉलेज से वहाँ। सही है। तो तो कुछ ना कुछ देखो, सारे डॉट कनेक्ट हो जाते हैं, कैसे कैसे हमने वहाँ पे मिले, इसके बाद आज यहाँ पे मीट हो गए। तो सो जैसे आपने बोला कि तो स्कॉलरशिप का इनका पहले से ही लगा था, बीबीए में भी वो स्कॉलरशिप ढूंढ रहे थे, इसके बाद तो वही माइंडसेट था उनका कि एग्जैक्टली। मास्टर्स भी अगर करना है तो कुछ इंटरनेशनल मास्टर्स करते हैं, क्योंकि उस मुझे लगता है कि आपने जो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वहाँ पे एक बार इंटरनेशनल ट्रिप लगाया, तो उससे भी आपका शायद वो माइंडसेट बिल्ड हुआ कि नहीं, अभी अगर हायर स्टडीज़ करते हैं तो अब्रॉड में करने से ज़्यादा बेटर है, राइट? तो आपने जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई किया, वो एग्जैक्टली वो स्कॉलरशिप क्या है वो? ओके। तो जब मैं प्लस बैचलर्स पढ़ रहा था, व्हेन आई हम्म। फिनिश्ड माय बैचलर्स, मुझे और पढ़ाई करनी थी, क्योंकि जो 4 साल का मैं गैप गैप बोला था ना आपको, उस टाइम में हम्म। मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि अगर एजुकेशन ना हो तो व्हाट यू आर हम्म। लैकिंग इन योर लाइफ। तो मैं इंस्टेड ऑफ माय पर्सनल एडवांटेज के लिए आई थॉट कि नो, इफ़ आई वांट टू डू समथिंग मीनिंगफुल फॉर माय कम्युनिटी, फॉर माय फैमिली, फॉर माय कंट्री, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ अच्छा करना पड़ेगा मुझे। तो उसके हम्म। लिए एक ही चीज़ पॉसिबल था कि आपको हायर स्टडीज़ चाहिए होंगे। तो राइट। मेरे लिए ऑप्शन था कि चलो चाहते हैं कि एक बार इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेके आते हैं, बट देन बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक हम लोग के लिए तो इट्स अनअफोर्डेबल टू कम अब्रोड एंड फाइनेंस करके। बहुत लोग आते भी हैं राइट। लोन लेके एंड देन दे फंड देयर ओन एजुकेशन। तो मेरे लिए वो पॉसिबल ही नहीं था। तो जैसे रिसर्च करते करते आई केम अक्रॉस इरास्मस मंडस, एक स्कॉलरशिप होता है हम्म। जो यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड करता है, देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। तो उसके लिए मैं, जब मेरा बैचलर्स ख़त्म हो गया, तो उसके बाद में मैं इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको वो जर्नी ट्रैक डाउन कर सकता हूँ कि अप्लाई कैसे करते हैं। सो इरास्मस मंडस जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसका एक वेबसाइट है, वहाँ पे कैटलॉग्स होते हैं। ठीक है। कैटलॉग्स यानी हम्म। वहाँ पे 163 से आई थिंक अभी तो 190 समथिंग कोर्स होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन योर एजुकेशन बैकग्राउंड, मास्टर्स के लिए बहुत सारे कोर्स हैं उसमें, ठीक है? तो ठीक है। मैंने सबसे फर्स्ट स्टेप क्या किया कि जो मेरे बैकग्राउंड से रेलेवेंट हो सके,
अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग के लिए अलग बैकग्राउंड है, मेडिकल फील्ड से हैं तो उसके लिए अलग कोर्सेज हैं। तो मेरा जो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स था उससे रेलेवेंट मैं देख रहा था कि कुछ एमबीए या कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड कुछ कोर्स हो। तो ऐसे ही नैरो डाउन करते करते मुझे दो कोर्स मिले जो मुझे लगा कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो हर कोर्स के अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, देर इज़ नॉट वन साइज फिट टू ऑल द कोर्स डिपेंडिंग ऑन द कोर्स स्ट्रक्चर। तो हुँ, मैंने दो प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, एक मास्टर्स इन इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप, और द गुड थिंग अबाउट इरास्मस मंडस की ये जॉइंट मास्टर्स डिग्री होते हैं। लाइक एक यूनिवर्सिटी आपको डिग्री नहीं देता, तीन या चार यूनिवर्सिटी ओके। मिल के आपको डिग्री मिलता है, जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम। तो जो इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स था वो उसका जो मोबिलिटी बोलते हैं हम लोग, मोबिलिटी यानी कि हुँ, कौन कौन से कंट्री या कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में जाके आपको पढ़ाई करना है। तो उसका था क्रोएशिया, लिथुआनिया और बेल्जियम। और हुँ, दूसरा जो मैंने जिस कोर्स को परस्यू किया वो था पोर्चुगल, आयरलैंड, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, और इसका नाम था ट्रांजिशन, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी। मैं सोचा सुन के ही भारी लग रहा है ये शब्द, ट्रांजिशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, ये होता क्या है। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ा उसके बारे में तो मुझे लगा हुँ, अच्छा। तो आई एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल कि एक्चुअली में हमने कोर्स में क्या किया। बट देन आई अप्लाइड फॉर दिस, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज थे वो मैंने देखा। तो कि आपको एकेडमिकली थोड़ा अच्छा होना पड़ता है, एंड देन आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका मोटिवेशन लेटर, वाई यू आर राइट, अप्लाइंग फॉर प्रोग्राम, वाई यू आर द बेस्ट फिट फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है, एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट दैट यू वांट टू हैव इन योर लाइफ आफ्टर यू फिनिश दिस कोर्स। तो मोटिवेशन लेटर सबसे इम्पोर्टेंट बोलता हूँ मैं। और सेकंड जो आपके रिकमेंडेशन लेटर होते हैं, दो हुँ, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए थे मेरे केस में, जो आप प्रोफेसर से ले सकते हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया हुआ है, और या तो आपने कहीं पे काम किया हुआ है, लाइक योर वर्क एक्सपीरियंस, वहाँ के किसी अपर मैनेजर या आपके बॉस से यू कैन हैव दैट लेटर। तो रिकमेंडेशन लेटर, मोटिवेशन लेटर और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, ये सब चाहिए होते हैं। और हमारे केस में दे आस्क्ड हुँ, फॉर 2 मिनट या 3 मिनट का एक वीडियो ओके। एक्सप्लेनिंग अपने बारे में। तो मैंने ये दोनों अप्लाई किया था, मुझे दोनों मिल गए थे, लेकिन मैंने सिर्फ एक को चूज़ किया क्योंकि ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने देखा 4 कंट्रीज़ में है और कंट्रीज़ भी थोड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे तो मैं चला जाता हूँ। बट देन आई मेड अ गुड डिसीजन, बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। तो मतलब जो कंट्रीज़ आपने बोला कि 4 जॉइंट कंट्रीज़ में वो प्रोग्राम होता है, राइट? तो जो प्रोग्राम के साथ कंट्री आपने खुद डिसाइड किया या वो पहले से ही प्री डिसाइडेड है? वो जो प्रोग्राम होता है वो प्री डिसाइडेड होता है कि ये ओके, 4 यूनिवर्सिटी मिल के आपको ओके, डिग्री देंगे। तो हर राइट, राइट। सेमेस्टर अलग अलग यूनिवर्सिटी में होता है। कोई कोई का मोबिलिटी कम होता है, कोई कोई जस्ट हुँ, दो यूनिवर्सिटी में ख़त्म हो जाता है, 2 साल, एक साल यहाँ किया एक साल वहाँ। कोई कोई का 3 कंट्रीज होता है, कोई कोई का 4 होता है, तो मेरा 4 था। तो मतलब 4 सेमेस्टर में आपने 4 अलग-अलग कंट्री में विज़िट किया, हाँ राइट? जी। तो वो पूरा 100% स्कॉलरशिप था या मतलब पार्शियल स्कॉलरशिप था वो? ये फुल्ली फंडेड है, फुल्ली फंडेड का हुँ, एक्सप्लेनेशन अगर आपको मैं बताऊं तो आपको हुँ, अपने जेब से एक ढेला भी नहीं देना है, एक पैसा भी नहीं देना है आपका। आपको स्टाइपेंड मिलता है हर महीने यहाँ रहने के ओके, लिए, जो हुँ, अभी शायद 1400 यूरो हो गए हैं। मैं जब आया था तो 1000 यूरो था, डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम। आपको 1000 यूरो स्टाइपेंड हर महीना मिलता है। उसके बाद में आपको इंश्योरेंस फ्री रहता है। उसके बाद में आपको साल में 2 बार ट्रैवल अलाउंस मिलते हैं, जो आप अगर हुँ। मोबिलिटी कर रहे हैं जिसके लिए खर्चे चाहिए, वो ट्रैवल अलाउंस आपको मिलता है। और आपको ट्यूशन फ़ी कहीं भी पे नहीं करना, सब कुछ फ्री है आपके लिए। तो बेसिकली इट फील्स लाइक यू हैव अ जॉब, जो आपको मंथली सैलरी मिल रही है और आपको पढ़ाई करनी है। राइट। नहीं, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट या फॉर एग्जांपल मैं, ठीक है, अभी मैंने जैसे इंजीनियरिंग किया हुआ है या कोई भी फील्ड से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, तो इसके हम्म, बाद मैंने अपना रिकमेंडेशन लेटर मेरे को तैयार करना है, मोटिवेशन लेटर मुझे खुद से लिखना है, राइट? जी इसके बाद आपका जो ये सारा चीज़ हो गया, इसके बाद आपका जो वीडियो क्लिप या प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस हम्म, आपने चालू कर दिया। जी इसका उसमें कुछ एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह कुछ रहता है या वो भी फ्री है? जी। वो भी फ्री है, आपको एक अच्छा, भी पैसा नहीं देना है। राइट, एप्लीकेशंस राइट। प्रोसेस से लेके एंडिंग तक, हुँ, डिग्री मिलने तक, आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये लास्ट 2 साल मेरे लाइफ के मुझे ड्रीम्स लगते हैं, लाइक द बेस्ट लाइफ दैट आई कुड हैव।
I have lived in one of the most beautiful cities in the world, one of the most culturally diverse cities in the world. Academically, universities इतने अच्छे होते हैं यहाँ की. When I came here for the first time, my mind was blown away. I'm like, ऐसे भी होता है क्या? ऐसे भी पढ़ाई हो सकता है क्या? तो लास्ट 2 years were like a dream, मैं बोलूँ. और अभी लगता है कि किसी ने मुझे सपने से जगा दिया है अभी, कि अब तुम उठ जाओ, अब रियलिटी में आओ, अब तुम्हें काम करना है. आपका कोर्स जैसे ख़त्म हुआ तो कोर्स के दौरान जो आपका मतलब अदर एक्सपेंसेस है, जो लिविंग एक्सपेंसेस है, वहाँ पे एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है या आपको खुद से लेना होता है? वही आपको जो मंथली स्टाइपेंड मिलते हैं, जो इसको हम्म। हम यूज़ कर सकते हैं, तो वही ओके। स्टाइपेंड यूज़ करके आपको अकोमोडेशन का पे करना है, आपका लिविंग एक्सपेंसेस, खाना उना, अच्छा, ये वो सब सफिशिएंट हो जाता है उतने वो हो बजट में, है जाता ना? है. लाइक थोड़े राइट। सेव भी हो जाते हैं, टू बी फ्रैंकली ऑनेस्ट. इट अच्छा। डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल. आप हम्म। कैसे हो. अगर आप मेरी तरह हो, आपको अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन आपको लाइफ जीने का और रिक्रिएशन का शौक है, तो आप सेव नहीं कर पाओगे. यू विल बी स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी. क्योंकि मैं बहुत घूमता था. क्योंकि यूरोप आने के बाद में आपको सेंजन वीज़ा मिलता है, तो आप यू कैन ईजिली कम्यूट टू अदर प्लेसेस इन यूरोप. तो मैं हर एक महीना, हर 2 महीना में कहीं घूमने चला जाता था. कभी वेनिस चले गए, कभी पेरिस चले गए, कभी अच्छा। ब्रसेल्स चले गए. तो अगर आप ये सब नहीं करते हो, तो यू कैन एक्चुअली सेव अ लॉट ऑफ मनी. और इनका मैं एक और बात बता दूं, इनको बहुत अच्छा म्यूजिक भी प्ले करना आता है भाई। तो इनका शौक भी है, मतलब ऐसे घूमना फिरना, म्यूजिक व्यूजिक प्ले करना। तो उस टाइम भी मैं हम लोग को सुना रहे थे भाई, बहुत बढ़िया म्यूजिक प्ले करते हैं ये। तो अभी भी प्ले करते हो क्या आप वो? जी ज़रूर, एकदम. मैं अभी भी परस्यू ही कर रहा हूँ. मैं डबलिन जैसे लास्ट ईयर भी रहा था, तो मैं यहाँ परफॉर्म भी करता था कोई इवेंट सब में. ओके। लाइव गीग सब भी करता था. अभी भी कर रहा हूँ, तो वो तो कंटिन्यू, वो मेरी हॉबी है. मैं उसको एज अ करियर नहीं देखता, लेकिन फिर भी आई एंजॉय डूइंग दैट. तो वो चारों कंट्री में से आपका सबसे मतलब बेस्ट लगा कि नहीं, इसमें बेटर आपका फैसिलिटीज़ है, फैकल्टीज़ भी अच्छा है, या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छा है, वैसा कौन सा कंट्री में आपको सबसे बढ़िया लगा? भाई आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये कंप्लीट पैकेज था. मैं ओके। चूज़ नहीं कर सकता कि मेरा फेवरेट कौन था. इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल प्रेफरेंस. अगर हम्म। आपको लो कॉस्ट ऑफ लिविंग चाहिए एंड लॉट ऑफ पार्टी, अगर आपको घूमना फिरना पसंद है, तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर जो पोर्चुगल था, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड पोर्चुगल. क्योंकि वहाँ का वेदर भी अच्छा होता है थ्रू हम्म। आउट द ईयर. क्योंकि वो थोड़ा कोस्टल एरिया में आता है, तो इट्स ब्यूटीफुल कंट्री. कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, और यू कैन हैव लॉट ऑफ फन देयर. अगर आप इंटेलेक्चुअली और एकेडमिकली साउंड हो, आपको अगर रिसर्च वगैरह पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा शौक है, तो डबलिन यूनिवर्सिटी. क्योंकि मेरा जो हम्म। यूनिवर्सिटी था, वो यूसीडी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन. आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड. इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है कि मैं पहले बार आया था तो मेरा होश उड़ गया था कि ये कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है. और बहुत ही एकेडमिकली रिगरस, बहुत ही रोबस्ट. सो अगर एकेडमिकली आपको एकेडमिक करियर परस्यू करना है, तो आई वुड सजेस्ट डबलिन, मेरे 4 यूनिवर्सिटीज़ में. एंड राइट। अगर आप मुझे जो बैकग्राउंड से मेरा जो मैच हुआ, क्योंकि मैंने बीबीए पढ़ा हुआ था, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स. तो पोलैंड जो था, वहाँ का यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स था. तो मेरे बैकग्राउंड से सबसे ज़्यादा मैचिंग मुझे पोलैंड लगा. क्योंकि वहाँ पे जो स्किल्स सीखा मैंने, डेटा हम्म। एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, ये सारे जो स्किल्स थे, और इकोनोमेट्रिक्स, तो ये रियल लाइफ स्किल्स थे. तो मैंने रियल लाइफ स्किल्स पोलैंड में सीखा. एंड लास्ट सेमेस्टर जो मेरा ऑस्ट्रिया में था, अगर मुझे आप बोले कि वसीम भाई, आपको अगर मौका मिले, आपको लाइफ के योर रेस्ट ऑफ द डे कहाँ रहना चाहेंगे, तो आई वुड डेफिनेटली चूज ऑस्ट्रिया. क्योंकि ऑस्ट्रिया का चार्म, वो क्वाइट, वो कामनेस. एंड वियना, वियना इज़ नोन एज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड. बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सिटी है वियना. तो पर्सनल फेवरेट मेरा ऑस्ट्रिया है, वियना. ग्रेट, ग्रेट। तो आप एक चीज़ क्लियर करो, है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी दूसरे कंट्री का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि जर्मनी में लोग बोलते हैं कि एडुकेशन ट्यूशन फीस ज़ीरो है। ट्रू है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में ज़ीरो होता है, लेकिन
उसमें क्या है ना कि आपको एक ब्लॉक अकाउंट भी क्रिएट करना होता है, जहाँ पे आप अगर इंडियन रुपीस में मैं अगर बात करूँ, अराउंड 10 लाख रुपीस आपको वो ब्लॉक अकाउंट पे वो सेव करके रखना होता है, जो हम्म, वहाँ का 1 साल का लिविंग एक्सपेंस आप मान के चल सकते हो। तो जैसे तो इसके बाद आपका फ़्लाइट का खर्चा हो गया, इसके बाद आपका हम्म, वीज़ा प्रोसेस हो गया, इसके बाद वहाँ पे जाने के लिए जो जो एग्ज़ाम्स हैं उसके, जैसे कि आइल्स एग्ज़ाम हो गया, हम्म, इसके बाद आप अलग अलग जर्मन के अलग अलग एग्ज़ाम्स आपको प्रिपेयर करना होता है। तो सिमिलरली आपने जो ये एप्लीकेशन प्रोसेस किया हम्म। है ना, तो उसमें ऐसे कोई कॉस्ट है जो आपको मैंडेटरी है, जो आपको लग गया अदर देन जो स्कॉलरशिप फंडेड है? नहीं, सो बिकॉज़ ये यूरोपियन यूनियन का फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप हम्म, प्रोग्राम था, जो हमें जो लेटर मिलते थे वो लेटर इतना पावरफुल होता था कि हम लोग जब एम्बेसी में देते थे वो लेटर, तो हम लोगों हम्म, से कोई भी तुम्हारा बैंक बैलेंस कैसा है, तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, कोई कुछ नहीं पूछता। वो लेटर इतना पावरफुल होता है कि उसमें लिखा होता है कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसका इंश्योरेंस हम लोग देख रहे हैं, इसको स्टाइपेंड इतना मिल रहा है। तो हम लोग को फाइनेंशियली कुछ भी शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो उस केस में वो डॉक्यूमेंट इतना पावरफुल होता है कि आपको एम्बेसी में कभी उतना एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन फील नहीं राइट, होता। आई टोटली अंडरस्टैंड कि अगर आप नॉन स्कॉलरशिप स्टूडेंट अगर आप यहाँ आना चाहें तो कितना मुश्किल है। आपको बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है, आपको इंश्योरेंस करना पड़ता है, फिर आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होते हैं, एंड देन बहुत सारे हैशल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स होते हैं। लेकिन ये राइट, इरास्मस मंडस का जो स्कॉलरशिप होता है ये बहुत ही प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप माना जाता है वर्ल्ड वाइड ही। तो आपको वीज़ा इश्यूज़ कहीं नहीं होते। ऑफ कोर्स हैसल फील होता है क्योंकि हर 6 महीना में आपको नए कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो। बट देन शुरू स्टार्टिंग में मुझे बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स लगता था कि क्या है ये, मेरे से नहीं होगा। बट देन आपको जब आदत हो जाती है देन यू बिकम वेरी कॉन्फिडेंट। तो इरास्मस राइट। यूनिवर्सिटी इरास्मस का जो लेटर जो मिलता है हमें, नोटिफिकेशन लेटर, हम्म, वो बहुत ही पावरफुल होता है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी ऑफ दैट। मैं समझ गया, वो डॉक्यूमेंट ही इतना पावरफुल है, जैसे इन्होंने बताया कि आपका कोई गारंटी नहीं चाहिए, वो डॉक्यूमेंट ही आप, वो लेटर ही अपने आप में एक गारंटी कार्ड है। जी। तो, तो बहुत ही सही है। तो आपने जो चैलेंजेस, इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इन्होंने फेस किया, तो इसके अलावा भी आपने जो, क्योंकि अब्रॉड में जाना एक अपने आप में अलग कल्चर है, वहाँ पे फूड हैबिट अलग है, वहाँ पे वेदर अलग है, वहाँ पे लैंग्वेज भी अलग है, तो सबसे सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या फेस किया आपने अभी तक? आपने सारे चैलेंज खुद ही बता दिए। टू बी फ्रैंकली ऑनेस्ट, अगर मैं आपको विथ हैंड्स ऑन माय हार्ट मैं बोलूँ कि मुझे सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा, तो चैलेंज ये नहीं था कि ये स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा। सबसे बड़ा चैलेंज था कि स्कॉलरशिप मिलने के बाद में जब आप यहाँ आ जाते हो ना, देन योर रियल चैलेंज स्टार्ट्स। बिकॉज ऐसे आपको फील होता है कि आप आंख बंद किए और आप नया दुनिया में आ गए हो। यहाँ एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, द वे पीपल टॉक इज़ डिफरेंट। वी कम फ्रॉम अ वेरी कलेक्टिविस्ट सोसाइटी। यहाँ लोग बहुत राइट, इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, कल्चरली बहुत डिफरेंट हैं, वे ऑफ लिविंग डिफरेंट है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिफरेंट है। आपको कार्ड बनाने पड़ते हैं ट्रांसपोर्ट एक्सेस करने के लिए, आपको नए नए बैंक अकाउंट खोलने पड़ते हैं, वो बैंक अकाउंट खोलना बहुत हैशल्स होते हैं। लैंग्वेज बैरियर होता है कहीं कहीं, जैसे पोर्चुगल में पोर्तुगीज़ लैंग्वेज है, पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज है। तो आपको लैंग्वेज बैरियर होता रहता है। यूरोप में ऐसा नहीं है कि एवरीवन स्पीक इंग्लिश, ऐसा नहीं होता। बहुत ही लोग मिल जाते हैं आपको जो इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन राइट, लैंग्वेज बैरियर बहुत रहता है, कल्चरल बैरियर बहुत रहता है। ये सब हो गया सोशल साइड्स ऑफ द बैरियर। मैं अगर आपको एकेडमिकल बैरियर बोलूँ तो मुझे शुरू में, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे इम्पोस्टर सिंड्रोम हो गया था। मुझे लगता था कि आई डोंट डिज़र्व टू बी हियर। ये लोग बहुत स्मार्ट हैं, इन लोग क्या क्या सोच रहे हैं, कैसे कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। बट देन क्योंकि हम लोग जैसे एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ क्या था कि टीचर क्लास में आते थे, टीचर आपको अपने स्लाइड्स बना के लेके आते थे, आप कॉपी करते थे, एग्ज़ाम में वही मेमोराइज किया, वो जाके लिखा, हो गया। ये था प्रोसेस। यहाँ बहुत ही रिसर्च बेस्ड होता है, आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर सब पढ़ने होते हैं, आपको बहुत क्रिटिकल थिंकर बनाया जाता है यहाँ। यू डोंट, टीचर ने जो कहा वो सही नहीं हो, लाइक दे वांट यू टू हैव योर ओन वर्ड्स, हैव योर ओन से। हम्म, मैं क्लास में देखता था बहुत सारे स्टूडेंट टीचर से डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे कि नहीं आप गलत हो, मैं जो बोल रही हूँ वो सही है। एंड आई वाज लाइक, ऐसा भी होता है क्या? हम लोग के यहाँ अगर मैं ऐसे टीचर से बात करूँ तो वो तो मुझे क्लास से बाहर फेंक देंगे। उनको तो लगता है कि वही सही है, हम लोग तो
हम लोग को तो कुछ भी नहीं आता, बट नो, यू यू हैव अ वेरी कोलैबोरेटिव वर्किंग एंड लर्निंग कल्चर इन यूरोप। मुझे यूएस और उधर का पता नहीं है, बट एज़ फार एज यूरोप इज़ राइट। कंसर्न, यहाँ बहुत ही कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है, कोलैबोरेटिव नॉलेज इंटीग्रेशन होता है। जो मेरा क्लास भी था, तो ये ट्रांस डिसिप्लिनरी कोर्स है। इसका मतलब क्या होता हुँ, है कि आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। कोई ओके, इंजीनियर्स हैं, कोई मेडिकल फील्ड से आया, कोई एग्रीकल्चर से आया, कोई बिज एंटरप्रेन्योर्स है, कोई आर्टिस्ट है, कोई कंटेंट क्रिएटर है। सो क्या बोला जाता है कि द वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन फेज अभी। नया एआई एंड एवरीथिंग बहुत बदल रहा है दुनिया। तो ये ट्रांजिशन में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो या माइग्रेशन हो, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सारे डिसिप्लिन्स को साथ में आने होंगे। सो राइट, क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट, एवरी डिसिप्लिन हैव टू कम टुगेदर। तो हम लोग का कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया था, जिसको सिस्टम थिंकिंग बोलते हैं, कि सारे डिसिप्लिन साथ में हुँ, आके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढो। सो विच इज़ वाई इट वॉज सुपर इंटरेस्टिंग। अब कोई एंटरप्रेन्योरियल बंदा जो है, जो जिसका बैकग्राउंड बिजनेस मैनेजमेंट के, तो वो तो कोई भी प्रॉब्लम को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स देखेगा, उसको प्रॉफिट ड्रिवन रहता है, वो उसको प्रॉफिट राइट, बनानी। एट द सेम टाइम कोई अगर सोशल साइंस से आया, तो ही विल टॉक मोर अबाउट इम्पैक्ट रादर देन प्रॉफिट। तो ये सारे को कैसे हम लोग वी कैन ब्रिंग टुगेदर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो विच वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि ऐसे भी पढ़ाई हो सकता है, ऐसे भी नॉलेज इंटीग्रेशन हो सकता है। सो दैट वाज द चैलेंज। स्टार्टिंग में मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हो रही थी, क्योंकि आदत नहीं थी हम लोगों को रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं। राइट। मैंने रिसर्च पेपर एक लिखा, मेरी प्रोफेसर बोली मुझे कि वसीम, व्हाट इज़ योर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। मैं बोला मैं ये शब्द ही पहली बार सुन रहा हूँ कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। व्हाट इज़ योर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। तो हम लोग कोई भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं पेपर में, तो यू हैव टू बेस इट ऑन एन एग्जिस्टिंग थ्योरी। ये मेरे को पता नहीं था, क्योंकि हम लोग तो कभी हुँ, ऐसे किए नहीं। और साइटेशंस, रेफरेंसेस, आप कोई भी सेंटेंस नहीं चिपका सकते, आपको साइटेशन देना है। अर्थ इज़ राउंड इज़ एन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, बट स्टिल अगर आप हो सके तो इसका साइटेशन ढूंढो कि कौन सा स्कॉलर ने इसको कहा है, इसको जस्टिफाई किया है। तो इट मेक्स यू अ वेरी साउंड रिसर्चर। हुँ। तो वो शुरू में स्टार्टिंग में मुझे चैलेंजेस फील हो रहे थे, बट देन आई वेंट अलोंग एंड बिकेम इजी। ये बहुत ही सही बोला इन्होंने कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है इनका। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी था इनका। तो उसमें एग्ज़ाम एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, जैसे यहाँ पे इन जनरल जैसे रहते हैं, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव रहता है कि एग्ज़ाम चल रहा है हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ, वहाँ पे भी ऐसा है या मतलब एग्ज़ाम एग्ज़ाम मतलब चिल है? तो यहाँ एग्ज़ाम का बहुत सही सीन है कि एग्ज़ाम हुँ, आपको बैठ के एग्ज़ाम नहीं देना होता है, आपके पास अच्छा। असाइनमेंट होते हैं। प्रोफेसर हुँ, आपको पढ़ाने के बाद में आपको असाइनमेंट देते हैं कि आपको इस टॉपिक है, ये गाइडलाइन है, आपको एक पेपर लिखना है। 15 हुँ, पेजेस का, 16 पेजेस का आपको पेपर लिखना है। तो असाइनमेंट्स होते हैं, एग्ज़ाम्स नहीं हुँ, होते। वो असाइनमेंट आप अपने घर में बैठ के 1 महीना में तैयार करो या 15 दिन में तैयार करो। फिर उस बेसिस पे आपको ग्रेड किया जाता है। सो यू डोंट हैव एग्ज़ाम्स, यू हैव असाइनमेंट्स। और राइट। असाइनमेंट का भी इतना सही है कि आपने एक बार असाइनमेंट लिखा, आपको सेटिस्फैक्टरी ग्रेड नहीं मिला, तो आप प्रोफेसर से जाके बात करके हाउ कैन आई इम्प्रूव करके उसको इम्प्रूव करके दोबारा सबमिट कर सकते हो, तो वो भी चांस मिलता है। ठीक है, तो वो मतलब उसको आप अपडेट कर सकते हो जैसे जैसे आप वैसे यहाँ पे भी ऐसा होता है कि आपने यहाँ पे जैसे कि आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया, उसमें अगर मान लो आपको 10 आउट ऑफ 5 आ गया ग्रेड पॉइंट, तो उसको आप इम्प्रूवमेंट के लिए ओवरऑल ग्रेड आपका इम्प्रूव हो जाएगा, तो ऐसा सिस्टम है। जी। तो सही है। तो इसके बाद लोगों का एक दिमाग में ये रहता है कि आ, अपन मास्टर्स तो कर लेंगे एब्रॉड से, यूरोप से, इसके बाद वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंडियन में क्या सिस्टम होता है ना, ऑन ऑफ ऑन कैंपस होता है कि कंपनीज कॉलेज हम्म। में आता है, इसके बाद वहाँ पे जैसे कि, तो वहाँ पे कैसा सीन है अगर प्लेसमेंट का अगर देखा जाए कि मतलब जॉब प्लेसमेंट का क्या सीन है अगर आपका मास्टर्स कंप्लीट होता है इसके बाद का? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये हम्म, बहुत ही सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ हम्म, पे। क्योंकि हम लोग का जो मास्टर डिग्री है वो 4 यूनिवर्सिटी में है। तो आपको पहले तो पता नहीं होता है कि मैं कौन से देश में जाके मुझे सेटल होना है। देन यू ट्राई टू फाइंड द बेस्ट वे पॉसिबल फॉर यू, कि कौन सा हम्म, कंट्री मुझे एक्सटेंशन दे सकता है। जैसे मेरा जो यूनिवर्सिटी था, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल और आयरलैंड में, तो इसमें सबसे बेस्ट जो था
वो आयरलैंड था हम लोग के लिए, क्योंकि जो मास्टर्स करने के बाद में आयरलैंड का सिस्टम क्या है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है 2 साल और दिस ये 2 साल में आपको जॉब अगर यहाँ पे मिल गई आपके फील्ड में, अगर वो कंपनी आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर रही है तो यहाँ आप जॉब कर सकते हो, लेकिन दे हैव गिवन यू 2 इयर्स। तो ये 2 साल के ठीक अंदर है। में लोग अपना कुछ ना कुछ करके दे फाइंड अ जॉब एंड दे सेटल हियर। तो हमारे सारे स्टूडेंट के लिए, सारे तो नहीं आए आयरलैंड, मैं आया हूँ आयरलैंड, मेरे और भी बहुत दोस्त आयरलैंड आए हैं। तो हम्म। डिपेंडिंग ऑन कि कौन से कंट्री में सबसे इजी राउट है, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर कोर्स। जैसे आपने कोई अप्लाई किया कोर्स और आपका लेट्स से बेल्जियम और यूके और नॉर्वे में है, तो आप देखोगे कि कौन से यूनिवर्सिटी में ये लीगैलिटीज़ थोड़ा लीनियंट है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल परस्यू। क्योंकि द इंटेंशन ऑफ इरासमस मंडस स्कॉलरशिप यूरोपियन यूनियन का क्या है कि कम वी विल गिव यू एजुकेशन, आप पढ़ाई करो, आप सीखो, लेकिन यू गो बैक टू योर कंट्री एंड यू डू समथिंग गुड फॉर योर कंट्री। क्योंकि आपने जो मोटिवेशन लेटर लिखा होता है उसमें ये नहीं बोला होता है कि मैं पढ़ाई करके उधर ही रहूँगा और मैं पैसे कमाऊँगा एंड देन यू नो व्हाट आई मीन। क्योंकि वो लोग राइट, राइट। सोशल इम्पैक्ट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि अभी तो मैंने ब्रेक लिया हुआ है, आई वांट टू परस्यू पीएचडी। मैं इनोवेशन मैनेजमेंट में पीएचडी का कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पीएचडी करूँ, और थोड़ा मुझे वर्क कल्चर यूरोपियन, क्योंकि मैंने सिर्फ एकेडमिक्स देखे हैं, यहाँ के वर्क कल्चर भी हम्म। एक्सपीरियंस करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ हूँ। बट देन दे इंस्पायर यू, दे मोटिवेट यू कि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद में आप वहाँ जाएँ जहाँ आप ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। राइट। अगर इनका अगर जानिए आप देखोगे ना कि इन्होंने पहले क्या बोला कि जो प्लस टू है वहाँ पे उन्होंने 3 साल लगाया, इसके बाद अभी मास्टर्स करे, अभी बोल रहे पीएचडी भी इनको करना है। तो काफ़ी मोटिवेटेड जानिए। तो आप ये जो कैसे मोटिवेट रहते हो कि मतलब कैसे सोच रहे हो कि अच्छा नहीं अभी आगे और करना है, तो क्या सीन है आपका? तो मुझे रिसर्चर कभी नहीं बनना था, और अभी भी हम्म। पता नहीं मैं बनूंगा कि नहीं, इट डिपेंड्स ऑन कि मुझे कैसे प्रोग्राम मिलते हैं पीएचडी के लिए। तो जो प्लस टू के बाद में मेरा जो 4 साल गैप हुआ ना, वो टाइम में मुझे इतना इमोशनली वो यूजलेस फील हुआ कि आई एम नॉट डूइंग इनफ विथ माई लाइफ, और मुझे लगा कि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने बैचलर किया तो मुझे लगा कि मुझे बहुत आ गया, अब तो मैं तो स्कॉलरशिप क्रैक कर रहा हूँ, मैं टॉपर हूँ, मुझे तो बहुत आता है। जब मास्टर्स करने आया तो मुझे लगा मुझे तो कुछ भी नहीं आता, और जब मास्टर ख़त्म हो गया तो मुझे लगता मुझे तो और भी कुछ नहीं आता। तो दिस, एक बार अगर आप रिसर्चर या एकेडमिक्स में अगर आ गए ना, दिस हंगर फॉर वांटिंग टू नो मोर, नॉलेज राइट। लेना, जो हंगर होता है ना, ये ड्राइव ही आपको पुश करता है कि अगर आप ट्रांजिशन करके इंडस्ट्री में भी चले जाओगे वेर यू हैव अ जॉब एंड यू मेक मनी, बट ये जो हंगर ऑफ नॉलेज होता है ना रिसर्च का, इट कीप्स यू ड्राइविंग। तो बहुत लोग काम करने के बाद में भी दे कम बैक टू एकेडमिया इसी के लिए, क्योंकि इट्स फन बिकॉज यू गेट टू राइट। learn a lot, you research about things that matters for the world, and you know that you are having an impact and making this world a better place for everyone. So that hunger for knowledge is what drives me, मैं ये कहूँगा। राइट। तो आपने को आज बहुत कुछ पता चला कि यार अगर आपको एब्रॉड में आगे जाना है तो कैसे कैसे आप प्रोसेस कर सकते हो। इन्होंने एक स्कॉलरशिप के बारे में पूरे इन डेप्थ डिस्कस किया। तो आपने को बहुत कुछ आपने को आज सुनने को मिला। तो कोई फाइनल एडवाइस देना चाहोगे आप? कोई अगर बाहर में जाके या अपने कंट्री के बाहर जाके अगर हायर स्टडीज़ करना चाहता है या जॉब करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो उनके लिए कोई एडवाइस देना चाहोगे आप? वन एडवाइस, इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। आपको पता भी नहीं है हाउ स्पेशल यू आर इन योर ओन वेज। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग के पास में वो एक गार्डियन एंजल नहीं होता जो हमको बताए कि दिस इज़ हाउ यू शुड डू। कभी कभी आपको खुद अपना रास्ता ढूंढना होता है, और कभी कभी ऐसे पॉडकास्ट विद दिवांशु दे गाइड यू इनटू फाइंडिंग योर ट्रू कॉलिंग। बट देन राइट। irrespective of your background, irrespective of what you have studied, आपका फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, अगर आप में इच्छा है जेन्युइनली जेन्युइनली कि मुझे और पढ़ाई करनी है, मुझे अच्छा करना है, मुझे अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ डोर्स फॉर यू। आपको बस पिक करना है। द राइट। होल आइडिया, मुझे इस बात पे थोड़ा अजीब लगता है कि हम लोग हार्ड वर्क को ना बहुत ही नेगेटिव कनोटेशन से देखते हैं कि ओ माय गॉड बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। नो ब्रदर, इट्स फन। इमेजिन बीइंग एबल टू परस्यू what you actually want to become is the most beautiful feeling in the world, राइट। है ना?
तो हम लोग डर जाते हैं कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं है वो, यू आर जस्ट हैविंग फन। क्या होगा? यू विल अप्लाई फॉर वन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, यू विल गेट रिजेक्टेड, बट इमेजिन आपको कितना इन्फॉर्मेशन मिल चुका रहेगा उससे, फिर आप दूसरे में राइट। अप्लाई करोगे जहाँ पे आप बेटर फिट हो गए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, बैचलर्स आपका ख़त्म हो गया है कोई भी फील्ड में हो, एंड डोंट वरी कि मेरा ग्रेड अच्छा नहीं है, मैं टॉपर नहीं हूँ, या मेरे पास पैसा नहीं है। नन ऑफ दिस मैटर्स। व्हाट मैटर्स कि आपका फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आपके मोटिवेशंस क्या हैं, आप अपने लेटर कैसे लिख रहे हो। बी वेरी जेन्यून विथ योर सेल्फ। आई नो बहुत लोगों को राइटिंग स्किल्स अच्छे नहीं होते हैं एंड दे बिलीव कि मेरे से ऐसे लेटर्स नहीं लिखे जाएंगे। उनके पास में बहुत क्वालिटीज़ होते हैं अंदर से, बट समटाइम वी डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस व्हाट वी ट्रूली आर, राइट? सो कभी कभी यू नीड समवन एज अ मेंटर हु कैन गाइड यू। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे मेंटर रहे हैं दिवांशु, आई एम श्योर आपके लाइफ में भी बहुत होंगे। तो राइट, राइट। पिक अ मेंटर, ट्रू। है ना, ओपनली कम्युनिकेट करें उनसे, बताएं कि मैंने ये किया है एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, एंड देन यू विल गेट व्हाट यू वांट। सही बोला इन्होंने। और इन्होंने जैसे बोला ना, आप अगर किसी को भी अप्रोच करते हो तो वो सामने से और भी हैप्पीली वो आपको बताएगा एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है, क्या करना है। अगर उनको मालूम भी नहीं, वो और 10 लोगों से पूछेगा अपने सर्कल में कि सामने वाला कोई पूछ रहा है ना, तो उसका आंसर हर कोई ढूंढेगा। बोला अच्छा ये पता नहीं चल रहा है, कोई अगर बाहर जा रहा है, कोई एक्साइटेड है पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, तो हर कोई हेल्प करने के लिए ओपन रहता है भाई। तो ये इन्होंने बहुत सही अपने को आज गाइड किया, और पूरे प्रोसेस अपने को इन डेप्थ पता चला। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो थैंक यू मिस्टर वसीम, एक और बार आपको यहाँ पे पॉडकास्ट में आने के लिए थैंक यू, है ना। तो नो, किसी और टाइम आपको बुलाएंगे और अपन डिस्कस करेंगे और भी आगे का करियर में क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू वन सेकेंड। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, ऑनेस्टली इट हैज़ बीन सच एन ऑनर। आपसे मिल के बहुत खुशी हुई, एंड आई होप आपके व्यूअर्स को ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगे। अगर इफ देर इज़ जस्ट वन थिंग दैट आई वांट टू टेल एवरीवन इज़ try, try. It is possible. Nothing is difficult as the world makes it look like. नहीं है उतना मुश्किल, मुझे पता है, मैंने करके देखा है। इट्स ईजी। यही है कि थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा सा डेडिकेशन, एंड यू विल गेट राइट, व्हाट। राइट। थैंक यू। थैंक यू। हाँ।